चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन देखे थे और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव एंड ऑसिलेशन वाले पोर्शन को। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑसिलेशन वाला पार्ट निपटाते हैं, फिर उसके बाद वेव वाला पोर्शन करेंगे। तो ऑसिलेशन में आपके पास लिखिए, ऑसिलेशन की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है द डिस्टेंस कवर्ड covered by the particle covered by the particle undergoing SHM in one time period is, पहला है 0, दूसरा है A, दूसरा है 2A, चौथा है 4A। एक टाइम पीरियड में एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपको ये बताना है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय आपका पार्टिकल अंडरगोइंग एसएसएम इन वन टाइम पीरियड आपको पास बोला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलिए भाई, फटाफट रिस्पांस देना, फटाफट रिस्पांस दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी, अच्छा ये ऑप्शन आज सारे सेम हो गए, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। देखो एसएसएम में आपके पास जो होता है, आपके पास ये 0 आपके पास ये है, ठीक है, ये मेन पोजीशन है। यहां से यहां आपके पास पहले, अगर यहां से पहले कहां, ये क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, आपको बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जरा बोलो एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं, जरा बोलो ए बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ए। तो देखो फिर सबसे पहले आपको पता नहीं यहां से यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां से इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां तक जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, जरा बोलो। एसएसएम क्या होता है, एक पीरियड कैसे होता है, पहले यहां से यहां जाएगा, फिर उसके बाद यहां से यहां आएगा, फिर टी इक्वल 0 ये है, टी इक्वल टू T/4 ये होता है, पता है ना। हाँ, फिर दोबारा यहां आएगा, यहां से यहां तो टाइम कितना हो जाएगा, T/2, T/4 प्लस T/2। अभी एक पीरियड थोड़ी हुआ, एक पीरियड तो टी का होता है। फिर कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3T/4, यहां पहुंच जाएगा। फिर यहां से कहां आएगा, जरा बोलो यहाँ, ये आपके पास कितना टाइम लग जाएगा, जरा बोलो टी। तो यहां से यहां गया कितना ए, यहां से यहां तक कितना गया, जरा बोलो ए, कितना हो जाएगा 2A। यहां से यहां जाएगा तो कितना 3A। नहीं आई बात समझे, इसको ऐड करिए, फिर यहां से यहां जाएगा तो कितना 4A। तो जो डिस्टेंस होती कितनी होती है, यहां से यहां तक ए हो गया, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, जरा बोलो 2A, फिर यहां से यहां तक 3A, फिर यहां से यहां तक 4A। तो कितना हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ। तो बोलो पाथ लेंथ, अच्छी से आपके पास समझिए मैं क्या कह रहा हूं करके। डिस्टेंस कवर्ड बोला, पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। एक ऑसिलेशन क्या होता है, आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करते थे, यहां से यहां तक आप बोलते थे, लेकिन वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में क्या है, जरा दिमाग लगाओ। तो यहां से आप यहां तक जब जा रहे हो 2A जा रहे हो, तो यहां से यहां जब जाओगे कितना हो जाएगा 2A 4 हो जाएगा। मेन क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, यहां से यहां जाओगे ए, फिर यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए, कितना हो जाएगा 4A। 2A नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए छोटी सी प्रॉब्लम है, लगता है कि आपके पास 2A होना चाहिए लेकिन 2A नहीं है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज, नेक्स्ट लिखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन वाइब्रेशन इज। ठीक, पहला आपका है ऑप्शन है आपके पास ए ओमेगा, दूसरा है 0, तीसरा है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, चौथा आपके पास ए ओमेगा बाय आपके पास 2। फटाफट बोलिए भाई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन वाइब्रेशन कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी। अभी तो बता था एक वन वाइब्रेशन कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप स्टार्ट करे, यहां से यहां तक गए, गए नहीं गए, डिवाइडेड आपके पास कितना हो गया, जरा बोलो। फिर पहले ए इधर गए, फिर ए इधर आ गए, फिर ए इधर गए, फिर ए इधर आ गए, यानी कि टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, टी इक्वल टू टी में दोबारा कहां पहुंच जाओगे, उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे। आप मेन पोजीशन से स्टार्ट करो चाहे एक्सट्रीम से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करोगे तो एक पीरियड पहले यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां यही पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। जब वहीं पहुंच जाओगे तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास, हमें पता है क्या, जरा बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम। ठीक, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, जरा बोलो यहां से यहां तक। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो पिछले वाले में एक ऑसिलेशन में जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जरा बोलो। डिस्प्लेसमेंट हो चुका है जीरो, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। आपसे अगर एक्सेलरेशन भी पूछेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। ये ध्यान में रखना, एक ऑसिलेशन में एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पार्टिकल executing SHM, its maximum acceleration is alpha, and the maximum velocity and the maximum velocity is beta. Then its period of oscillation इज, पहला ऑप्शन है बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, तीसरा ऑप्शन है बीटा स्क्वायर बाई आपके पास अल्फा स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है अल्फा बाई बीटा। अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग आपके पास बोला एसएचएम, ठीक है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी आपका बीटा। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज बोला, ठीक है। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है भाई। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है करके, कैसे निकल सकता है करके। इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन आपको ओमेगा पता होना चाहिए। ओमेगा बड़ा आसानी से निकल सकता है, यहां मैक्सिमम एक्सीलरेशन दे रखा अल्फा है करके। मैक्सिमम एक्सीलरेशन वैसा होता है कितना, ए मैक्स आपने अगर देखा होगा ये होता है आपके पास ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है जरा बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए इंटू ओमेगा। किसमें, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा हो। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होता है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए इंटू ओमेगा। अब मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, मुझे बोला है कि आपके पास ये कितना है जरा बोलो अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी बीटा, बीटा इक्वल आपके पास ए इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू आपके पास ओमेगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो यहां से क्या आएगा जरा देखो, आप इनको दोनों को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अल्फा बाय बीटा इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, ए से ओमेगा कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट, कितना आ गया ओमेगा। और मैंने कहा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, यहां से टी इक्वल आपके पास रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, तो और बीटा कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, नहीं जहां पर समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना, मैं क्यों थोड़ा स्पीड में हूं, ठीक है, स्पीड में चलेगा काम। जहां पर समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना, मैं रिपीट कर दूंगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, व्हाट इज द पोजिशन, या ज्यादा बेटर ये रहेगा ऐसा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। देन व्हाट इज द आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा आपसे बोल सकता है, वेलोसिटी की जगह मोमेंटम भी लिख सकता है, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको बताइए, ठीक है। तो यहां से मैं पहला ऑप्शन है इसमें लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके पास सर्कल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बोला स्ट्रेट लाइन, तीसरा बोल रहा है आपके पास इलिप्स, और चौथा ऑप्शन बोला आपके पास पैराबोला, चौथा बोल रहा है पैराबोला।
चौथा ऑप्शन आपसे बोला है पैराबोला, चलो दिख रहा है। अच्छा, अब पार्टिकल ऑफ मास m बोला, परफॉर्मिंग आपके पास बोला SHM, ठीक है। अकॉर्डिंग आपके पास बोला इक्वेशन x इक्वल a sin ओमेगा t, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ बोला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ क्या आएगा बोला, इसका मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ लेके आना पड़ेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो फिर कैसे आएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, x इक्वल a sin ओमेगा t दे देगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है करके, इसके लिए क्या, किसी के लिए भी अगर आप इक्वेशन किसी के लिए भी लिखो, ओमेगा t x इक्वल a sin ओमेगा t, मतलब साइनसॉइडल अगर फंक्शन है, SHM रिप्रेजेंट करने वाला अगर फंक्शन है, तो उस कंडीशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी और पोजीशन में जो ग्राफ होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होता है, वो होता है आपके पास क्या, वो होता है v इक्वल टू ओमेगा, ये होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब इसका एम्पलीट्यूड है, तो क्या ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, बताओ, पढ़ रखी ना। चलो फिर, अब अगर मैं इसको, ये वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में ग्राफ, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो ग्राफ लाने के लिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो v स्क्वायर का हमने लिख दिया आपका ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का आपके पास ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। एक काम करिए, इसको इस तरफ ले आइए, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख दिया आपके पास कितना, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए a ओमेगा से, तो कितना आएगा, v आपके पास डिवाइडेड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा 1। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो v डिवाइडेड बाय a ओमेगा का आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है। ये इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको बताइए किसकी है करके, किसकी है, इलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। समझ आई नहीं आई बात, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा बोलो, इलिप्स, ये ध्यान में रखिएगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा बोलो, इलिप्स। बहुत ही फेमस बोला था क्या, अगर इसकी जगह पे मोमेंटम भी लिखा होगा तब भी क्या रहेगा बात, तब भी ग्राफ कैसा रहेगा, सेम। मोमेंटम यहां पर आपके पास कन्वर्ट कर दोगे, p बाई आपके पास क्या, m, क्या कर दोगे जरा बोलो, v इक्वल टू क्या, p बाई m। लेकिन बात तो वही रहेगी ना, बात तो वही रहेगी, p तो ऊपर ही रहेगा, तो ग्राफ फिर भी कैसा रहेगा, इलिप्स। ये जो मैं कह रहा हूं समझ में आया नहीं आया, बताओ तो। बोलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। द potential energy, potential energy, the potential energy of simple harmonic oscillator when particle is half to its end point is, ठीक है, एंड पॉइंट। इसे लिखना, इफ टोटल एनर्जी इज E, ठीक है, इफ टोटल एनर्जी इज कैपिटल E, तो यहां से पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है E बाई आपके पास 8, तीसरा ऑप्शन है E बाई 4 और चौथा ऑप्शन है E बाई 2, ठीक है। तो आपसे क्या करा दे रहा है, टोटल एनर्जी कितनी है जरा बोलो, E होती, टोटल एनर्जी कितनी होती, 1/2 k इंटू a स्क्वायर, होती नहीं होती टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है जरा बोलो, हाफ k a स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमने देख रही है 1/2 k x स्क्वायर होती है, और x क्या है बोला, देखो पार्टिकल एंड पॉइंट बोला, एंड के हाफ पर है, मीन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा होगा, इसका मतलब मोशन और कहां पर होगा जरा बोलो, उसके हाफ पर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a/2 दे रखी है, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 k a स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, 4। इसको सही से अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 k a स्क्वायर। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, किसी एसएसएम करते हुए पार्टिकल का ये जो होता है टोटल एनर्जी होता है, विच मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, E/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल executing SHM, a particle executing SHM in a straight line, along a straight line, along a straight line, along a straight line, its velocity at a distance x1, its velocity at a distance x1 and x2 are x1 and x2 from the mean position, from the mean position are v1 and v2. ठीक है, the time period is, ठीक है, टाइम पीरियड आपसे बोला कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा ये आपसे बोला। पहला ऑप्शन है 2 पाई, रूट के अंदर है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है 2 पाई, ये v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई, ये आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है 2 पाई आपके पास डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर। फटाफट क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। चल थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ चलो देखो, तो क्या बोल रहा आपसे बोला था कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन और x1 डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी v1 है और x2 पे कितनी है जरा बोलो, v2 है। अच्छा देखो वेलोसिटी और इसमें v को हम बता a कितना है जरा बोलो, a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर है। तो v1 वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, v1 के लिए हम लिख सकते हैं आपके पास a, अच्छा ओमेगा है, ओमेगा आपके पास क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास x1 स्क्वायर, ज्यादा बेटर रहेगा आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन ये आ गई। ठीक, दूसरा v2 वेलोसिटी कहां पर है, v2 वेलोसिटी स्क्वायर कर दो, v2 वेलोसिटी कहां पर, जब इसकी पोजीशन क्या है जरा बोलो, जब इसकी पोजीशन है x2, जब पोजीशन क्या है जरा बोलो उसकी x2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकाला जा सकता है, जब आपके पास ओमेगा आएगा, आपको पता है ना, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा निकालने के लिए हो रहा सब कुछ, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर दोनों में माइनस कर दूं, देखो एक काम करो, दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो। चलो इक्वेशन 1 माइनस 2 करो तो जरा क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस 2 जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर आएगा। माइनस करो इन दोनों को, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहला वाला नेगेटिव रहेगा। तो ओमेगा निकालो यहां से, ओमेगा जैसे आप निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास कितना x2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा जरा बोलो, रूट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t, तो कितना आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। आप इतने से भी आइडिया लगा सकते हो। t की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 पाई कितना आ जाएगा, ये t की वैल्यू जैसे आप यहां से कैलकुलेट करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर। कहीं पर है इस ऑप्शन, हाँ कहीं पर दिख तो रहा है, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन आपके पास डी है शायद, x2 माइनस x1 आपके पास v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी।
कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। सिंपल है ना, ये ध्यान में रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and acceleration displacement and acceleration of a particle in is पहला पार्ट है 3π/2, दूसरा है आपके पास π/2, तीसरा है 0, चौथा है पाई। बोलो द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बोलो अरे बोलो यार, उसकी कंडीशन क्या है एसएचएम की? मेन एसएचएम कब होता है? एक मेन कंडीशन बताओ जिसकी वजह से एसएचएम होता है। एसएचएम की कंडीशन क्या है? जब भी एसएचएम होता है एक कंडीशन होती है तभी होता है एसएचएम, अदरवाइज नहीं होता है। बिना उसके तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता ही नहीं है। क्या है वो कंडीशन? वही आंसर है, अरे ए प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स। याद है मैंने बोला था फोर्स जो होना चाहिए माइनस ऑफ के एक्स ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे आपके पास क्या कांस्टेंट टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि एक्सेलरेशन का निकालोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन ये तो आपके पास m × a लिख लोगे, जो भी आएगा समथिंग, कांस्टेंट टाइम आपके पास क्या आएगा? x, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ x। ये किसी कंडीशन है, ये कंडीशन ऑफ एसएचएम, कंडीशन ऑफ एसएचएम। मैंने आपको इन जनरल बताया था, क्या बताया था? F = -k(x⁴n)। ये किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है? ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई फोर्स ऐसे लिखा गया है तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेटरी मोशन को। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा नहीं जा सकता है, हर ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि मैथ से डिफिकल्ट होती है। हम वो मोशन पढ़ते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। और वो सिंपलेस्ट मोशन कौन सा होता है? वो सिंपलेस्ट मोशन होता है जब n की वैल्यू कितनी होती है? 1। और जब n की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और जब इक्वेशन आती है तो एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? माइनस ऑफ x। अब बताओ एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ तो कितना है? याद है बॉडी को जब मैं इधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, एक्सीलरेशन कहां की तरफ होता है? अंदर की तरफ। उसमें देखना वेरिएबल कैसे आते हैं, माइनस का ओमेगा² xt आता है। जब इधर की तरफ बॉडी डिस्प्लेस कर रही होती है तो आपको इधर की तरफ एक्सीलरेशन होता है। जब मीन पोजीशन से इधर की तरफ बॉडी को डिस्प्लेस कराते हैं तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ होता है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर है? 180 डिग्री के एंगल पर है। क्योंकि जब बॉडी वापस क्यों आ रही है? बॉडी को वापस आने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप बाहर की तरफ डिस्प्लेस करो तो एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, इसलिए आ रही है वापस, रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो फिर क्या आएगा आंसर? आप तो बताओ, मैंने सारी कहानी बता दी है। हाँ क्या हो जाएगा? पाई। पूरी कहानी बताने के बाद आंसर समझ में आ जाना चाहिए यार। चलो फिर बात समझ आ गई। चले, ये समझ में आना चाहिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों में, जरा बोलो। 180 डिग्री का एंगल बन रहा, विच इज आपके पास पाई रेडियन। चलिए, when two displacement represented by y1 a sin omega t and y2 equal to b cos omega t, ठीक है, और सुपरपोज्ड, ठीक है, द मोशन इज
पहला ऑप्शन है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए प्लस बी। दूसरा एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए बाई बी। चौथा है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए प्लस बी बाई टू। बोलो फटक से बोलो, ये तो बड़ा आसान सा है, ये तो बहुत बार आप करे हो, ऐसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए। हाँ क्या हो जाएगा बी। हमको ये पता है कि मैं जनरल बता रखा है कि दो अगर एसएचएम होते हैं और आपके पास उनमें अगर ऐसा रिलेशन है, कैसा, वाई इक्वल मैंने बोला था ए साइन आपके पास ए वन आपके पास ओमेगा टी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कहानी, वाई टू इक्वल आपके पास ए टू आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये दूसरी इक्वेशन है तो जब दोनों में सुपरपोजिशन कराया जाता है, दोनों में सुपरपोजिशन कराया जाता है तो वाई की वैल्यू क्या आती है, अच्छा एम्पलीट्यूड जो आता है, मतलब जब दोनों में सुपरपोजिशन कराया जाता है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं करके। तो एम्पलीट्यूड जब आप सुपरपोजिशन कराते हो तो एम्पलीट्यूड कितना आता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव। या दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। आपके पास क्या जरा बोलो मोशन, इस एम्पलीट्यूड आपके पास इसका क्या जरा बोलो एम्पलीट्यूड है। अच्छा अब जरा देखो, अब जब आपको इक्वेशन दी थी ना, आपको दो इक्वेशन दी थी, लेकिन वो इक्वेशन आपके पास कैसी थी, y इक्वल टू आपके पास, मैं जनरल भी बताऊंगा, भी ध्यान में सुनना। a आपके पास क्या थी, आपके पास यह था a sin ओमेगा t, और दूसरा था आपके पास क्या जरा बोलो, y2 था b sin ओमेगा t, b cos ओमेगा t। मतलब अब मैंने कहा था जब भी आपको ऐसी इक्वेशन गिवन होती है दोनों किस में होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए। अब इसको साइन में लाने के लिए और ओमेगा टी का फैक्टर पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो कैसा लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब फेज कितना है, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू रखोगे कितना, जीरो। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड कितना आएगा जरा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द एम्पलीट्यूड। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ये ओमेगा टी का फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों किस में होने चाहिए, साइन में होने चाहिए। दिस इज द वे हाउ टू एक्सप्रेस आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन। आप किसी भी रिजल्टेंट इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड डिसाइड करते हैं, ठीक। अच्छा तो आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इन जनरल भी आपको इन जनरल पता होनी चाहिए, क्या देखो मैंने भी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है, मैंने बहुत बार बोला भी है, अगर कहीं पर ऐसा इक्वेशन आ रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, अगर ऐसा इक्वेशन अगर दिख रहा है कहीं पर, तो इसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर ए साइन ओमेगा टी एक इक्वेशन है, बी कॉस ओमेगा टी अगर दूसरी इक्वेशन है, एक कॉस में एक साइन में है, देन उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका रिजल्टेंट मोशन का, वो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एसएचएम तो ही पता ही, आप सिंगल टर्म में दो साइन के टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल साइन कॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग, चलो ये भी बता देते, परफॉर्मिंग एसएचएम एज शोन इन फिगर। The acceleration of the particle at t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। कितना होगा, पहला क्वेश्चन है पाई स्क्वायर बाय आपके पास माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, दूसरा ऑप्शन है पाई स्क्वायर बाय 16, ऑप्शन सी है माइनस पाई स्क्वायर बाय आपके पास 16, और अच्छा दिख रहा नहीं दिख रहा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 है 16, ऑप्शन डी आपके पास पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक। अच्छा आपको ग्राफ क्या दे रखा है, ग्राफ भी बता देते हैं, बिना ग्राफ के आंसर बता दोगे। टी आपके पास ये एक्स, ग्राफ आपको दे रखा कुछ ऐसा, ठीक।
ये दे रखा 1, ये दे रखा आपके पास 0, ये दे रखा 2, ये दे रखा 4, ये दे रखा 6 और ये दे रखा 8 सेकेंड। ठीक, और ये जो दे रखा, ये दे रखा -1। ये ग्राफ है और ये क्वेश्चन है। ट्राई करिए, ऐड हो जाती है इक्वेशन। साइन में चेंज करना पड़ा है। अरे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और b कॉस ओमेगा टी होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन, हाँ सुपर क्वेश्चन कराओगे तो एडिशन करोगे, फिर उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे। इसको बताओ तो फिर, xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग आपके पास एसएसएम एज शोन इन द फिगर बोला, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ये t इक्वल टू 2 सेकंड का, कहां पर पूछ रहा है? एट t इक्वल टू 2 सेकंड, यहां लिख दिया लो। इस 2 सेकंड में पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा कह रहा, बता सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं मिलके, क्या आता देखते हैं। अच्छा, xt ग्राफ आपको आता है क्या थोड़ा बहुत? xt ग्राफ, xt ग्राफ का स्लोप से क्या मिलता है बताओ तो फिर जरा, एक कहानी बता दो फिर मैं बाकी मैं बताऊंगा। xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? कोई बताएगा xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है करके? हाँ, वेलोसिटी। सभी बताएं। बहुत बड़ी बात थोड़ी बोल रहा हूं, किसी को लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं करके, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं xt ग्राफ का स्लोप मतलब x और t को डिवाइड करो, x और t को डिवाइड करोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी तो आएगा। इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, vt ग्राफ का स्लोप क्या देता बताओ तो फिर ऐसे ही, vt ग्राफ का स्लोप, हाँ एक्सीलरेशन। और at ग्राफ का एरिया, at ग्राफ का एरिया, अब बताओ at ग्राफ का एरिया है, at ग्राफ का एरिया कुछ नहीं, at ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, वेलोसिटी या फिर अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन बना दिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। अब बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ का एरिया सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। अरे वो तो ठीक है, चेंज इन पोजीशन ठीक समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं वीटी ग्राफ का जो एरिया है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चेंज स्टार्ट इसको कराना है। हाँ, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरिया को ऐड करें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऊपर वाले एरिया को ऐड करें, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लिखें। समझ में आई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। डिस्टेंस के लिए सारे एरिया को ऐड करें, नीचे ऊपर वाले सारे एरिया, ग्राफ कहीं भी हो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाले एरिया को प्लस और नीचे वाले एरिया को माइनस। देखो सुना, मतलब काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर आ जाता सब कुछ, ठीक है, लेकिन सिलेबस में पर्टिकुलर उतनी बातें नहीं करी है। अब जरा सुना, एक्सटी ग्राफ। अब मतलब बताओ एक्सटी ग्राफ का मुझे कहां पर, मुझे एक बात बताओ, वो कहां पर बोला? 2 सेकंड पर। और 2 सेकंड पर अगर मैं स्लोप अगर प्लॉट कर दूं, स्लोप मतलब टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट आपके पास प्लॉट कर दो, ये स्लोप है, और इस पॉइंट पर स्लोप कितना आ रहा है जरा बताओ तो? dx बाय dt कितना आ रहा है? 0। यानी कि वेलोसिटी कितनी है जरा बोलो? 0। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0। अब जब वेलोसिटी 0 है, मुझे एक बात बताइए, एट t इक्वल टू 2 सेकंड,
dx बाई dt कितना है जरा बोलो, जीरो। dx बाई dt यानी कि जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी अगर जीरो तो पार्टिकल कहां पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, नहीं होगा? वेलोसिटी जीरो कहां पर होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक वेलोसिटी कहां पर जीरो होती है, एक्सट्रीम पर जीरो होती है, मीन पोजीशन पर तो मैक्सिमम होती है। अब एक्सट्रीम पर अगर हमको ये पता है कि एक्सट्रीम में एक्सीलरेशन जो लिखा जाता है, एक्सीलरेशन कैसे लिखा जाता है, माइनस को ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, ये लिखा जाता है, लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है, ये सारी बात कर रही है आपके नोट्स में। एक्सीलरेशन लिखा जाता है माइनस को ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, और एक्स टी जब वो एक्सट्रीम पर होगा, कहां पर जरा बताइए, ये कहां पर है, हम डिफाइन कर रहे हैं एक्सट्रीम पर है, पार्टिकल इस समय कहां पर है, 2 सेकंड में कहां पर है, एक्सट्रीम पर है। समझ बात, कहां पे जरा बोलो, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर आपके पास ये कितनी है जरा बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 1। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, टी का होल स्क्वायर। बट टी तो हमको पता ही नहीं है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टी है, टी की जगह ये 2 मत रख देना, ये 2 नहीं है, ये 2 मत रख देना, टी की जगह 2। टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है बताओ तो जरा, एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक होगा इसका, जीरो से लेके यहां तक का, अरे होगा नहीं होगा, एक ऑसिलेशन, ये तो है ना पूरा ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन में टाइम कितना, तो एक करोड़ कितना आ जाएगा, माइनस का 2 पाई बाई टी 8 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई स्क्वायर बाई कितना 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा 16। दिस इज द एक्सीलरेशन। कहां गया वो, ऑप्शन सी ये है। हाँ ठीक है, चलो फिर, मतलब ग्राफ से भी आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो बेसिक थोड़ा बहुत अगर क्लियर होगा कि मतलब हमको कहां पर है, क्या इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, यहां पर है ना, यहां पर, ठीक है। और यहां पर एक्सट्रीम पर है, तो एक्सट्रीम पर एक्सीलरेशन हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स टी, और एक्स टी की वैल्यू यहां पर कितनी है जरा बोलो, ये एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 1 है, तो 1 लिख दिया यहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if a particle execute SHM from extreme position and cover a distance equal to half of its amplitude in 1 second. Determine the time period of motion. Determine the time period of motion. पहला पार्ट है, पहला 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। थोड़ा जल्दी बताइए, इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएसएम बोला, एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस बोला, आपके पास क्या, हाफ ऑफ डिस्टेंस एम्पलीट्यूड बोला, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल के लिए उसने, ये है आपके पास a/2, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, एक्सट्रीम से स्टार्ट करता तो इक्वेशन क्या होती है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करता तो a cos ओमेगा t होती है इक्वेशन। मीन पोजीशन से स्टार्ट करता तो क्या होती है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब आपको ऐसे कैसे पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि x t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a आना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम पर है वो, a पर है। और जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 आना चाहिए, और वो कहां से आएगा, वो आएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t से, t 0 हो x 0 हो जाएगा इसमें, ये तो पता होना चाहिए। ये कहां से, ये कब यूज होती है, जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, और ये कब, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जरा बोलो, a की वैल्यू कितनी है, a/2 इक्वल टू कितना, a cos ओमेगा t, कितना टाइम लगा जरा बोलो, इन 1 सेकेंड, तो यहां पर 1 रख दिया, ओमेगा इंटू 1, a से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, cos ओमेगा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 1/2, तो cos कितना आ गया 60, यानी कि पाई बाय हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा
कॉस ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 3, तो ये आ गया 2 पाई बाई टी इक्वल टू कितना पाई बाई आपके पास 3। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 सेकेंड। है कोई ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is increased by 2%, then the time period पहला है increased by 2%, तीसरा decreased by 2%, तीसरा है increased by 1%, और चौथा है increased by decreased by 1%। पहली बात तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए कि लेंथ अगर इंक्रीज करो तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, जरा बोलो, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई एल बाई जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या होगा जरा बोलो, इंक्रीजेस। तो पहले तो ऑप्शन आपके पास ये और ये तो हट चुके हैं, कौन से, ये और ये। अब एक बचा, ये बचा। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि टाइम पीरियड, ये बोला आपके पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाय 2%, लेंथ को कितना बना रहे हैं 2%। इसका मतलब क्या होता है डेल्टा एल बाय एल, इंक्रीज्ड डेल्टा एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू 100%। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा 2%। ठीक। दूसरा देन आपके पास टाइम पीरियड में आपके पास कितना इंक्रीज होगा फिर, तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम को लो, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। या फिर आप जैसे लिखना चाहो, क्योंकि इसमें जी 2 पाई में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, जरा देखो, एक टी प्रोपोर्शनल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो एल की पावर 1/2, क्योंकि 2 पाई और जी में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो इसमें कैसे एरर देखते हैं, एरर बोलो या परसेंटेज चेंज देखो, कैसे देखते हैं, जब भी हमें आपके पास ये देखना होता है इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंट बढ़ा, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली वो एरर वाला फंडा यूज करना होता है। क्या क्या होता है वो, लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इसको, पावर कहां जाती है आगे, और इसको कैसे लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, ऐसे लिखते हैं। फिर से कह रहा हूं कैसे लिखते हैं, जिसमें चेंज हम देख रहे होते हैं उन्हीं वेरिएबल को लिखना होता है, बाकी को हमने हटा देना होता है, बस हो गया। तो और इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी, इसमें देखना है टाइम पीरियड में, और जो पावर होती है कहां जाती है आगे, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, पावर सब आगे आ जाती है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखना होता है। डेल्टा एल बाई एल, ये ध्यान में रखिएगा, कितना आएगा ये, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2, डेल्टा एल बाई एल, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ये दे रखी है आपके पास। अगर तुम इसको 100% से अगर मल्टीप्लाई करोगे इंटू अगर 100 करोगे, ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल 1/2 इंटू 100। इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, इसकी वैल्यू दे रखी है 2%, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1%। कितना आ गया जरा बोलो, 1%। तो क्या जाएगा, दो ऑप्शन तो पहले निपट गए थे, ये भी ऑप्शन निपट गया, तो ऑप्शन हो गया सी। थोड़ा बहुत एरर वाला पोर्शन है, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ नहीं है, जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उन्हीं वेरिएबल को लिखना होता है, पावर आगे आ जाती है, बाकी इसको डेल्टा टी बाई टी, इसको डेल्टा एल बाई एल, काम खत्म। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इज, ठीक है। ऑप्शन दे रहे, आपको फिगर दे रखा है,
ठीक है, ये k है, ये भी k है। चलिए पहला आपके पास 2 पाई m बाई आपके पास k, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आपके पास m बाई आपके पास 2 बाई आपके पास k, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई आपके पास m बाई 2k, चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इधर लिख देते हैं, चौथा ऑप्शन इधर लिख देते हैं आपके पास m बाई आपके पास 3k। चलिए बताइए, फटाफट बताओ स्पीड में। क्या आएगा? है ए आएगा। कैसे? अच्छा बताओ ये क्या है, पता है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये सीरीज में है पैरेलल में? बताओ तो जरा, स्प्रिंग जो है सीरीज में पैरेलल में है? ये दोनों स्प्रिंग जो है सीरीज में पैरेलल में है? सीरीज में जो दिखता है फिर वो होता नहीं है ना, फिर यही तो बात है, सीरीज में नहीं है। अब कैसे नहीं उसको बताता हूं मैं, लग रहा सीरीज में लेकिन सीरीज में नहीं है। अच्छा जो वो होते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं, उनका पता है वो कैसे ऐड होते हैं सीरीज पैरेलल में अगर होते हैं तो? कुछ आइडिया है? कैपेसिटर की तरह, जैसे कैपेसिटर रूल फॉलो करता है कि आपके पास कैसे करता है पता है ना, अगर सीरीज में होते हैं तो आपके पास क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन, और पैरेलल में होते तो C1 प्लस C2, ऐसा समझ में आता नहीं आता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। स्प्रिंग कांस्टेंट उसी तरीके से आपके पास रूल फॉलो करते हैं जैसे कैपेसिटर रूल को फॉलो करता है। जैसे कौन फॉलो करता है जरा बोलो? कैपेसिटर फॉलो करता है। अब ये बात आती है कि आप इस सिस्टम को पैरेलल कैसे बोल रहे हैं या सीरीज कैसे बोल रहे हैं। देखो जब भी मास पार्टिकल बीच में आता है ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, सिस्टम पैरेलल हो जाता है। कैसे? एक काम करो, आप इस मास पार्टिकल को बाहर की तरफ खींचो, इसको वाइब्रेशन कराओगे ना, वाइब्रेशन कराओगे इसको, मैंने बाहर की तरफ खींचा, और जैसे इसको बाहर की तरफ खींचोगे ये और ये सीरीज में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे, ये दोबारा ऐसे हो जाएंगे। जब तुम इसको खींचोगे ना ऐसे करके, इसको खींचो, ये दोबारा ऐसे हो जाएंगे ऐसे करके, एक इधर हो जाएगी एक इधर हो जाएगी, इसको बाहर की तरफ खींचो, ये तो दोनों रिजिड एंड से अटैच्ड ही हैं, लेकिन ये दोनों भी आपके पास किससे होंगे जरा बोलो? रिजिड एंड के साथ ऐसे हो जाएंगी वायर ऐसे, एक इधर और इधर मास पार्टिकल। समझ आई नहीं आई बात? तो एक के उस आपको दिख रहा होगा ये एक के, ये एक दूसरे के पैरेलल में है। अब पैरेलल में मैंने कहा आपके पास स्प्रिंग उसी तरीके से रिलेशन फॉलो करते हैं जैसे कैपेसिटर को, यानी कि डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बोलो? ऐड करने में कितना हो जाएगा? टी इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा जरा बोलो? क्या हो जाएगा फिर? के इक्विवेलेंट। अच्छा टी इक्वल वैसे फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल क्या होता है? 2 पाई m बाई के, और के क्या होता है? के इफेक्टिव, अगर कोई सिस्टम अगर गिवन है तो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई m बाई के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव क्या होएगा? मैंने कहा कैपेसिटर की तरह ऐड करना है, और ये पैरेलल में है, ये ध्यान में रखिएगा। और पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 2k। आपको लग रहा होगा सीरीज में है, सीरीज में नहीं है, दिमाग लगाइए थोड़ा, सोचिए। टी इक्वल टू कितना? 2 पाई, कितना हो जाएगा? m बाई 2k, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या? सी, विच इज ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है। चलिए मतलब ये स्पेशल सर्किट है इसलिए करा दिया, आया भी है बहुत सारे एग्जामों में। नेक्स्ट है आपके पास द इक्वेशन डैम्प्ड मोशन इज dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर प्लस 2r dx by dt plus k by m into x equal to 0. Frequency of oscillation, the angular frequency of oscillation, frequency of oscillation। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को कौन से केस में डिफाइन करोगे? अंडर डैम्प्ड में, लो डैम्पिंग में, पता ही आपको, ठीक है। पहला आपका पहला ऑप्शन है ओमेगा इक्वल आपके पास k बाई m माइनस का आपके पास b स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर 1/2, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है ओमेगा इक्वल टू के बाई एम माइनस का आपके पास बी बाई आपके पास 4m इसकी पावर 1/2। तीसरा ऑप्शन है ओमेगा इक्वल टू के बाई एम बी स्क्वायर बाई 4m की पावर 1/2। ऑप्शन डी आपके पास ओमेगा इक्वल टू के बाई एम माइनस का बी बाई 4m की पावर माइनस का 1/2। बताओ। अच्छा, कौन से केस में वो ऑसिलेट करता है? तीसरे वाले केस में, याद है, लो डैम्पिंग के केस में, जिसको हम बोलते हैं आपके पास क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड बोलते हैं, ओवर नहीं, क्या अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। उसी केस में तो ऑसिलेट करता है, नहीं करता है? ऐसी अगर इक्वेशन होती तो हमको पता है कि जो ओमेगा होता है कैसे डिफाइन करते हैं उसको। ओमेगा का आपके पास फॉर्मूला आपने देख रखा है। ओमेगा इक्वल टू आपने देखा था क्या? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का आपके पास आर स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन देखी थी, ये थी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू आपके पास कितना है? ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास पता ही है कितनी होती है, जरा बोलो। अभी जो आपने लिखा था ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है? यहाँ से के बाई एम जो आपने इक्वेशन लिखी है, और वो बीच में जो आपने लिखा था 2r की वैल्यू हमें आपके पास 2r क्या होता है जरा बोलो? b बाई एम होता है, याद है नहीं है? उस इक्वेशन में जो 2r की जगह पे क्या होता है जरा बोलो? b बाई एम। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b बाई एम 2m आ जाएगा। तो रख दो यहाँ केस, ये कितना आ जाएगा? k बाई एम आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? b स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 4m। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। खत्म। तो ऑप्शन ए आ गया, खत्म। डायरेक्टली फॉर्मूला भेज दे दो। The meaning of high quality factor, the meaning of high quality factor of an oscillator, पहला डैम्पिंग इज मोर, ये सब बताया है आपको। दूसरा है आपके पास डैम्पिंग इज इनफाइनाइट। तीसरा है डैम्पिंग इज जीरो। चौथा है आपके पास डैम्पिंग इज स्मॉल। बोलो। हाई क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता था? ओमेगा इनटू टाउ, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। और टाउ क्या होता है? यहाँ पर दो चीजें होती है ना, दो हम टाउ से, एक टाउ एम होता है, एक टाउ होता है। टाउ एम होता है मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम क्या होता है? जब आपके पास एम्पलीट्यूड 1/e फॉल कर जाता है अपने इनिशियल वैल्यू का, उसको बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जिस समय एनर्जी अपना इनिशियल का 1/e फॉल कर जाती है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या होता है? ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। हाँ चलो, ओमेगा इक्वल टू 2r। अब फटाफट देखना, देखो। अच्छा, हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब कब आएगा जरा बोलो? यानी हाई कब आएगा? जब मैं आर को कहां की तरफ टेंड कराऊंगा? जीरो की तरफ टेंड कराऊंगा। जीरो नहीं, जीरो की तरफ टेंड कराऊंगा बोला, जीरो थोड़ी रख देंगे। समझ में नहीं आएगा? जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। डैम्पिंग जीरो पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आर जीरो की तरफ जाएगा, क्यू कहां की तरफ जाएगा जरा बोलो? इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, यानी कि हाई होगा। बात समझाएंगे? तो क्या होनी चाहिए? डंपिंग इज मोर आपके पास नहीं। डंपिंग आपको ये पता है, डंपिंग फैक्टर है आपके पास, पता ही है। डंपिंग इज मोर नहीं, इसको हाई करने के लिए आपके पास अब डंपिंग इज इनफाइनाइट नहीं, डंपिंग इज जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो भी नहीं होनी चाहिए। डंपिंग कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। डंपिंग अगर स्मॉल होगी तो क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। d2y by dt स्क्वायर प्लस 2b dy by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। इक्वेशन ऑफ
damped harmonic oscillation. The oscillation will be under damped. The oscillation will be under damped if पहला है b is greater than ओमेगा नॉट, दूसरा है b इक्वल टू ओमेगा नॉट, तीसरा है b आपके पास इज लेस देन ओमेगा नॉट, और चौथा ऑप्शन है b इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। बोलिए। अच्छा, हमने कौन सी क्वेश्चन देखी थी? हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, 2r dx/dt। हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, ठीक है? ऐसी इक्वेशन देखे थे। उसका 3 केस पढ़ते थे हम। एक में पढ़ते थे r इज आपके पास ओमेगा नॉट आपके स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, पहला केस ये पढ़ते थे। दूसरा r इज लेस देन ओमेगा नॉट पढ़ते थे। तीसरा r इक्वल आपके पास पढ़ते थे ओमेगा नॉट, ठीक है? चलो जैसे बुक में लिखे थे वैसे लिख दो। इक्वल लिखा था, स्क्वायर में लिखा था हमने, स्क्वायर हटा दिया, ठीक है? ये आपके पास इसको लेस देन कर दिया, लो उसी की तरह कर दिया। ये कौन सा केस है? ये है ओवर डैम्प्ड, हैवी डैम्पिंग, पता है ना? ये क्या है? हैवी डैम्पिंग। और ये कौन सी है जरा बोलो? ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, इसको हम ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं, हाँ पता ही आपको, ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं, ठीक? इसको ये तीसरा वाला केस क्या होता है जरा बोलो? लो डैम्पिंग। लो डैम्पिंग, और इसी को हम बोलते हैं क्या जरा बोलो? अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। ठीक, सारी बातें मैंने लिख दी हैं। अच्छा, अपने वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर लो। यहां पर जहां पर आपके पास r था, वहां पर आपका b है, और जहां पर आपके पास ये, अच्छा ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट, जहां पर ओमेगा वहां पर ओमेगा नॉट ही स्क्वायर ही है, ओमेगा नॉट ही है, तो अपने वेरिएबल के सामने कोरिलेट कर लिया, और हमें ऑप्शन भी पता चल गया कौन सा है? सी। ठीक है, चलो फिर आगे। डायरेक्टली केस ही पूछ लिया था कौन सा है करके, ऐसे कोई केस बना करके। नेक्स्ट लिखना, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम of constant length, constant length at earth surface, at earth surface is t, t. its period inside a mine is, पहला है ग्रेटर देन टी, दूसरा लेस देन टी, तीसरा है इक्वल टू टी, चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बोलो फटाफट, चलो। बिल्कुल, T इक्वल हमारे पास होता है 2 पाई L बाई जी। अब थोड़ा बहुत आपको जी आता है, जी इफेक्टिव। अगर बॉडी को कहीं इधर उधर ले जाओगे, जिसका आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देख रहे हो, अर्थ सरफेस पे होता है T इक्वल टू 2 पाई बाई, ये T इक्वल टू 2 पाई L बाई जी अर्थ सरफेस पे होता है। लेकिन इधर उधर बॉडी को ले जाओगे, कहां पर इधर उधर, मतलब अर्थ सरफेस ऊपर नीचे, लिफ्ट में, कार में, इधर उधर कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई L बाई जी इफेक्टिव या ए इफेक्टिव। ज्यादा बेटर रहता है कि ए इफेक्टिव, मतलब एसिलरेशन, ये ध्यान रखिए, एसिलरेशन होता है। अब जब आप अर्थ सरफेस से नीचे जाते हो तो जी डैश कितना हो जाता है? जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? ये हो जाता है जी 1 माइनस आपके पास क्या, डी बाई आर, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। नीचे जाने में जी की वैल्यू है, जो जी इफेक्टिव होता है, जी डैश जिसको मैं लिख रहा हूं, ये लेस देन क्या होता है? जी होता है। जी की वैल्यू घटेगी, ये जो जी होता है ये क्या होता है जरा बोलो? घट जाता है। जी अगर घटेगा तो जाएगा, क्योंकि जी घट रहा है तो टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? अर्थ की सरफेस से नीचे अर्थ सरफेस पे तो टी इक्वल टू 2 पाई L बाई जी आएगा ना,
नीचे जाओगे तो जी घटेगा, जी घटेगा तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे अर्थ सरफेस ऊपर जाने में क्या होगा जरा बताओ तो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बोलो। अभी ऑप्शन ए है, अर्थ सरफेस ऊपर जाने में क्या होगा, यही क्वेश्चन है, सब कुछ यही है। इट्स पीरियड आपके पास फ्रॉम द, आपके पास लिख देना एट हाइट एच, हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब बताओ, बिल्कुल ऑप्शन वही रहेगा, ऑप्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू घटती है, ऊपर जाने में भी घटती है, तो क्यों फर्क आएगा। चलो फिर ऑप्शन ए, ऑप्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, चाहे बॉडी को ऊपर ले जाओ या नीचे, पेंडुलम को ऊपर ले जाओ या नीचे, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इफ एक्स इक्वल टू लिखना आपके पास ए कॉस ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू लिखना आपके पास बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। देन द शेप ऑफ लिसा जो फिगर, पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, तीसरा इलिप्स, चौथा आपके पास स्ट्रेट लाइन। बोलिए कौन सा आएगा, इंक्रीज, कि इसको कैसे एक्स बाय ए ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी, इसको कैसे लिख सकते हैं वाई बाय बी इक्वल क्या साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा। दोनों के स्क्वायर और ऐड करो तो क्या आएगा, स्क्वायर और ऐड करो क्या आएगा, वन, क्या है इलिप्स, खत्म, क्या है इलिप्स है, क्या है इलिप्स, ठीक है। बाकी अलग अलग एंगल में अलग अलग आपका बनता है। एक खास बात बताऊं, चलो बता देते, मान लो यहां मैंने क्या कर दी जरा बोलो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब बताओ तो क्या बनता है, मैंने आपके पास ए साइन आपके पास ए कॉस ओमेगा टी है, वाई इक्वल टू बी साइन टू ओमेगा टी है। इस समय कैसे बनते हैं लिसा जो फिगर, याद है, बी पैराबोला। उस समय सिचुएशन देखना, जब फ्रीक्वेंसी आपके पास, हाँ उसमें एंगल देखना, एंगल क्या सिचुएशन होती है करके। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास अलग अलग होती है तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बनता एट लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा बनता है पैरा, दो बनते हैं दो, एक बनता है एट लाइक स्ट्रक्चर, एक बनता है पैराबोला। साइड नहीं मतलब उसमें मतलब ये तो एट और पैराबोला तो फिक्स है, लेकिन ये ध्यान में रखना है फाइव इक्वल टू जीरो और फाइव इक्वल टू शायद पाई पर पैराबोला बनता है, बाकी फाइव इक्वल टू पाई बाई टू पर शायद आपके पास एट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो बाकी मैथ से वहां पर करना पॉसिबल नहीं उतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इन फोर्स ऑसिलेटर, इन फोर्स ऑसिलेटर, इन फोर्स ऑसिलेटर द वेलोसिटी resonance, velocity resonance in the presence of, in the presence of damping occurs when the frequency of impressed force is, पहला ऑप्शन है इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर
दूसरा है स्लाइटली मोर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तीसरा है स्लाइटली लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। चौथा है आर्बिटरी, मतलब कुछ भी। बताओ तो फिर, ये तो कर रखे आपने। इन फोर्स ऑसिलेटर बोला द वेलोसिटी रेजोनेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस। देखो ये दो रेजोनेंस है, उसमें एक होता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, एक होता है वेलोसिटी रेजोनेंस। और वेलोसिटी रेजोनेंस के टाइम पर आपको समझ में आना चाहिए जो इम्प्रेस्ड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, एग्जैक्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और इसी समय हम जब और पावर जो ट्रांसफर करते हैं, ध्यान में रखना फोर्स ऑसिलेटर को, वो वेलोसिटी रेजोनेंस पे करते हैं, ना कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे। ठीक है, तो कौन सा होगा जरा बोलो, ये समझ में आना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स भी होता है उसमें, कोई कुछ नहीं करा होता हमने डैम्पिंग फोर्स को। व्हेन आपके पास फ्रीक्वेंसी और इंप्रेस्ड बोल रहा है इज फोर्स इज, जो इंप्रेस्ड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ये ध्यान में रखना किस पर, वेलोसिटी रेजोनेंस पर। और अगर यहीं पर अगर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस लिखा होता, यहां पर अगर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस लिखा होता, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, ये हमने सारी केस देख रखे डिटेल में, देन उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर आती है। ये आती है, कितनी आती है, ये आती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। मतलब जो ये जो बाहर से एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है लेस देन आती क्या, ओमेगा नॉट। ये ध्यान में रखिएगा एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के टाइम पर, ठीक है। और वेलोसिटी रेजोनेंस में तो इक्वल होती है। नेक्स्ट, the bandwidth of the oscillator, the band width of the oscillator at resonance frequency, omega 2 minus omega 1 is equal to रिलैक्सेशन इज इक्वल टू बोला, किसके इक्वल होगा, टाउ दे देगा रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उसी के टाइम में पूछा है, उसी के फॉर्म में पूछा है। पहला है टाउ, दूसरा है 1/टाउ, तीसरा है आपके पास 2टाउ, और चौथा है 1/2टाउ। क्या आता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, शायद आपके पास 1 आपके पास टाउ आता है शायद, और टाउ की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2r आती है शायद, तो 1/टाउ को हम लिख सकते हैं 2r। ये आती है बैंडविड्थ, ये क्या आती है जरा बोलो, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर अप्लाइड टू द ऑसिलेटर। अरे ये तो पता ही है, ये इसका ये क्या है जरा बोलो, बैंडविड्थ कितनी होती है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके इक्वल होती है, 1/रिलैक्सेशन टाइम, और 1/रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 2r। ठीक है, 2r के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, मतलब ये जो ऑप्शन है 2r के फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने 2r की लिख के फॉर्म में भी लिखा उसको। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोर्शन कल। ठीक है, कुछ अगर एसएचएम वाला पोर्शन भी होगा, कुछ अगर इंपॉर्टेंट होंगे वो भी डिस्कस हो जाएंगे कल ही। ओके, चलिए।